नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली तो झारखंड में शिवराज चौहान और राहुल गांधी का प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले बोल पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कहा, यह कांग्रेस की हार की मानसिकता को है दिखाता। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। 3000 युवा कार्यक्रम में होंगे शामिल। और अब विस्तार से समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवी मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बांटने और फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार और एनडीए विकास के साथ आगे बढ़ रही है। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। इस बात को लेकर के हम आगे चले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य में अघाड़ी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को राज्य में विशेष सुविधा देंगे। किसानों की कर्ज माफी और जाति जनगणना भी की जाएगी। हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7000 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस बीच झारखंड में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को उखाड़ फेंका जाएगा। झारखंड इस संथाल परगना धरती सिधु कन्या धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना है। झारखंड विधानसभा चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है। आज शाम सियासी दलों का प्रचार थम जाएगा और इसी के साथ मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बाबा बैजनाथ के दरबार में हर दल के नेता कार्यकर्ता माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य बाबा भोलेनाथ के दरबार में झारखंड की सुख, समृद्धि और एकता के लिए माथा टेकने पहुंचे। हमारे सहयोगी राजेश राज ने सुप्रियो भट्टाचार्य से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में अभी हम मौजूद हैं। इस मंदिर परिसर में आम और खास दोनों के लिए जगह है। हर कोई प्रत्याशी हो, राजनेता हो, बाबा भोले से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ जरूर पहुँचते हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, वो अभी बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर बाहर निकले हैं। सुप्रियो जी, आम और खास दोनों यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। क्या लगता है कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद इस बार आपकी पार्टी को मिलेगा? बाबा के लिए कोई खास नहीं है, बाबा के दरबार के हम सब दास हैं। तो बाबा का आशीर्वाद हम पे बना रहे, झारखंड पे बना रहे, इस देश में बना रहे। संथाल परगना जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कहा जाता है, जहां बाबा भोलेनाथ की नगरी है, जो मंदिर है, वहां से लेकर के राजमहल, पाकुर, साहिबगंज का जो इलाका है आपका गढ़ है। लेकिन बीजेपी इसमें सेंध लगाने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है इस बार वो सेंध लगा पाएगी या आप अपना दबदबा कायम रखें? नहीं, देखिए, बाबा के दरबार में मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे और पूरा झारखंड साथ रहेगा, इतना ही कामना करते हैं। झारखंड एक है और झारखंड एक रहेगा, ये हम कामना बाबा भोले से करने के लिए आए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ देवघर मंदिर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें मिर्जापुर का मझवा भी है। भाजपा ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट के लिए सुचित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों से जनता खुश है और सभी योजनाओं का लाभ उठा रही है। मझवा के क्षेत्र की जनता जानती है कि किस प्रकार से उन्हें विकास चाहिए, ना कि जातिवाद चाहिए। उन्हें सुरक्षा चाहिए, ना कि गुंडागर्दी चाहिए। उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें विकास चाहिए। तो इसलिए वो लोग बहुत आशान्वित हैं और भारतीय जनता पार्टी के संग हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है और वो सभी योजनाओं के लाभ भी पा रहे हैं। बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, बदलते हुए मझवा को देख रहे हैं, तो वो बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि मझवा में कमल खिलाएंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हुए। एक दिन पहले ही गहलोत ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान कदम नहीं था, अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़ा था। कैलाश गहलोत ने साफ किया कि पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया। राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कैलाश गहलोत की सराहना की, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना की बात कही। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा, लेकिन जब कोई पार्टी कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पतझड़ आ गया है और इसके पत्ते गिरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ईमानदार आम आदमी पार्टी में आए वो सभी इसे छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है।
और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे। और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखा, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागे गए, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखते हैं, लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ छोड़ के भागे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने में देरी के लिए CAQM की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि AQI 300 पहुंचते ही ग्रैप 3 लागू क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब 11 नवंबर के बाद से ही AQI 300 को पार कर गया था तो ग्रैप 3 लागू करने के लिए 14 नवंबर तक क्यों इंतजार किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए पिछले आदेशों का पालन नहीं हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। इसी कड़ी में वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के हालात की कड़ी निंदा करते हुए कहा, दिल्ली की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए पंजाब में पराली जलाना बंद करना होगा। प्रदूषण की स्थिति दिल्ली सरकार के खराब कामकाज के कारण है और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण पर जनता को भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा, हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण पर पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी समर्थन किया। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। पराली जलाना पिछले 6-7 साल से देश भर में बढ़ता जा रहा है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के प्रदूषण पर गंभीर स्थिति को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछने पर भाजपा नेता हरीश खुराना ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया। साथ ही कहा कि आतिशी अन्य राज्यों के आंकड़े दिखाकर दिल्ली की स्थिति को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हर समस्या को दूसरे राज्यों पर ट्रांसफर कर देती है, टोपी ट्रांसफर कर देती है। आज दिल्ली धुआं हुआ है। गैस चैम्बर में हम जीने को मजबूर हैं पिछले 10 सालों में। लेकिन अफसोस, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बता रही थी लोगों को कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, बाकी राज्यों के अंदर भी प्रदूषण है। सवाल आज ये उठता है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को वोट दिया है और दिल्ली की सरकार चुनी है। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है प्रदूषण के लिए, ये आपको आज बताना चाहिए। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पंजाब में पराली जलाने के प्रयासों की सराहना कर रही हैं, वहीं एक नज़र डाल लेते हैं पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों पर, जिसके मुताबिक 17 नवंबर को ही पूरे प्रदेश भर में 404 मामले सामने आए हैं। पंजाब में प्रतिदिन पराली जलाने के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं, तो ये मामले थम नहीं रहे हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के मुताबिक 17 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में 404 मामले सामने आए हैं। लगातार पराली जलाई जा रही है। 17 नवंबर को पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाने का मामला फिरोजपुर में दर्ज किया गया है और फिरोजपुर में पराली जलाने के 74 से ज़्यादा मामले हैं। तो फिरोजपुर में 74 से ज़्यादा मामले हैं पराली जलाने के, और 17 नवंबर को ही बठिंडा में पराली जलाने के 70 मामले
सामने आए हैं। तो पंजाब में ये सिलसिला थम नहीं रहा है। 17 नवंबर की ही बात करें तो पंजाब के मुक्तसर में 56 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मोगा में पराली जलाने के 45 मामले सामने आए हैं। तो लगातार वहां पर पराली जलाने के मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। पंजाब में इस पूरे सीज़न में पराली जलाने के 8,404 मामले सामने आए हैं, जो कि अभी तक अगर कह सकते हैं कि एक बड़ा आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के सामने रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि राजोआना की दया याचिका पर आज से 2 हफ्ते के भीतर विचार किया जाए। बलवंत सिंह राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद हैं। अब उसने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने अपनी ओर से राहत न देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया था कि वो राजोआना की दया याचिका पर फैसला ले। वहीं सुबह सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से किसी भी वकील के मौजूद न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था। अब कोर्ट इस पर सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगा। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर दाखिल की गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ की दवा नहीं है, हम हर चीज़ के विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार चलाना कोर्ट का काम नहीं है। दरअसल इनक पानी मोहंती ने याचिका दाखिल कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उनकी मृत्यु एक रहस्य है। नेताजी की मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ओडिशा में सर्दी की दस्तक देते ही प्रख्यात चिल्का झील पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। इस क्षेत्र में अब ग्लॉसी आइबिस, पर्पल मूरहेन, पिंटेल, गॉडविट, ग्रेट इग्रेट, मीडियम इग्रेट, ब्रॉन्ज विंग जेकाना, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, कॉमोरेन सहित अन्य पक्षियों की प्रजातियों को देखा जा सकता है। ओडिशा वन विभाग सर्दी के मौसम के चलते प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरत रहा है। प्रवासी पक्षियों के आगमन से चिल्का झील की नैसर्गिकता को और भी 4 चांद लग गए हैं। झील के अंदरूनी बरुनपाड़ा और मंगल जोड़ी इलाके के ड्रोन दृश्य सूर्योदय के समय झील के नैसर्गिक वातावरण का नयनाभिराम दृश्य दिखा रहे हैं। वन्यजीव प्रभारीय वन अधिकारी अमलान नायक के अनुसार 65 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पहले ही आ चुकी हैं और सर्दी बढ़ने के साथ उनकी संख्या में और भी वृद्धि होगी। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है जो पूर्वी तट पर फैली हुई है। चिल्का विकास प्राधिकरण के अनुसार ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन स्थल है। 2024 यात्रा सीजन में रिकॉर्ड तीर्थयात्री श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया कि इस वर्ष कुल 30,87,417 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 14,35,341 तीर्थयात्री जबकि केदारनाथ धाम में 16,52,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए आए। हेमकुंड साहब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद होने से पहले 1,83,722 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्री विशाल को फूलों से सजाया गया और विशेष अनुष्ठान किए गए। केदारनाथ धाम के कपाट भाईदूज पर वैदिक रीति से बंद किए गए। गंगोत्री धाम और हेमकुंड साहब के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। मंदिर समिति ने इस सफलता का श्रेय प्रशासन और बेहतर प्रबंधन को दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, पापुआ न्यू गिनी, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार और मिस्र के राजदूतों और उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। इनमें स्विट्जरलैंड की राजदूत माया जिस्फी, जॉर्डन के हाशमाइट साम्राज्य के राजदूत यूसुफ मुस्तफ़ा अली अब्देलगनी, पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त विंसेंट सुमाले, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उच्चायुक्त प्रोफेसर अनिल सुकलाल, म्यांमार संघ गणराज्य के राजदूत और अरब गणराज्य मिस्र के राजदूत कामिल जायद कामिल गलाल शामिल हैं।
श्रीलंका में नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने आज कोलंबो स्थित राष्ट्रपति सचिवालय में कैबिनेट सदस्यों को शपथ दिलाई। 22 सदस्यीय मंत्रिमंडल अनुभवी राजनीतिज्ञों और नई प्रतिभाओं का मिश्रण है। प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया प्रधानमंत्री के रूप में बनी रहेंगी एवं उन्हें शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात को उनकी पुनर्नियुक्ति पर बधाई दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि श्रीलंका से हमारी मित्रता के ऐतिहासिक बंधनों को और मजबूत करने और हमारी व्यापक साझेदारी को गहरा करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया। पीएम मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को इस बार विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपने विचार साझा करने का अवसर दिया जाएगा। देश के कोने कोने से चुने गए 3000 युवा भारत मंडपम में होने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में विकसित भारत चैलेंज के तहत क्विज और निबंध जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव है, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करे, देश में विकसित भारत चैलेंज कंपटीशन आयोजित करके कुल मिला के 2 दिन के लिए देश के 3000 यूथ भारत मंडपम में आएंगे। भारत मंडपम में आने के बाद उसको वहाँ 2 दिन का सेशन रहेगा, अलग अलग सेशन रहेगा। उसमें ग्लोबल एंड नेशनल आइकॉन उसमें उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।